Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the chapter 2 of biology, that is biological classification. As the name suggests, what is biological classification? Biological का मतलब क्या है? Bio is life, like biological is related to life and classification is कि हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को किसी स्पेसिफिक बेसिस पे क्लासिफाई करके उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कर दे. दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism. Dawn of the civilization मतलब जब से civilization कहना शुरू किया हमने, it was instinctively not using criteria that were scientific but born out of need to use organism for our own use for food, shelter and clothing. तो बेसिकली होता क्या था कि पहले के टाइम पे जब हमारी सिविलाइजेशन हमने कहना शुरू किया था दैट वी आर लिविंग इन अ सिविलाइजेशन, वी आर अ सिविलाइजेशन, तो उस टाइम से लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे थे. बहुत सारे प्लांट्स थे, बहुत सारे एनिमल्स थे, बहुत सारे बैक्टीरिया थे, फंजाई थे. तो उनको क्लासिफाई करने की नीड थी. अब उस टाइम पे क्या था, कोई भी साइंटिफिक तरीका तो यूज़ नहीं किया था क्लासिफिकेशन के लिए, पर एक क्लासिफिकेशन था नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन. नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन मतलब हमने किसी बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया था, पर हमने आउट ऑफ नीड क्लासिफाई किया था कि हमें किस ऑर्गेनिज्म की नीड है. जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के बेसिस पे हमने जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया. जैसे कि वुड है, वुड का यूज़ करके हम घर बना सकते हैं, तो शेल्टर जो है वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? वुड. वुड किससे मिल रही है? प्लांट से. तो स्पेसिफिक प्लांट जो है जिसकी वुड से शेल्टर बनाया जाता था, वो एक क्लासिफिकेशन कर दिया कि ये वुड, ये प्लांट जो है ये हमारा शेल्टर के लिए यूज़ होता है. सिमिलरली फूड हमें जिन प्लांट से मिलता है उनको हमने फूड के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया. जैसे कि डॉग को जो है सिक्योरिटी के लिए भी रखा जाता है कि अगर कोई भी, मतलब ये भी आज के टाइम पे भी है, दैट डॉग्स आर वेरी लॉयल टू देयर ओनर, राइट. तो अब डॉग्स को जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी रखा जाता है, पहले भी रखा जाता था. तो उन्होंने डॉग को क्लासिफाई कर दिया कि ये तो भाई हमारी नीड है डॉग की सिक्योरिटी की, तो इट इज़ अ लॉयल एनिमल, तो उस बेसिस पे डॉग को क्लासिफाई कर दिया. तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन जो है वो हर लेवल पे होता था. अब हमने लास्ट चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था क्लासिफिकेशन, तो मतलब हमने ये पढ़ा था कि स्पीशीज़ क्या होती हैं और किंगडम क्या है. तो हमने सारी बेसिक चीज़ें बायोलॉजी की जो हम क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं वो हमने समझ ली थी. जैसे स्पीशीज़ क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, क्लास क्या होता है, फैमिली क्या होती है. तो हमने बायोलॉजी की बेसिक नॉलेज जो होती है, जब एक नाम देते हैं ऑर्गेनिज्म को, वो सब पढ़ लिया था. और कैसे उसको एक कैटेगरी में रखते हैं, किंगडम में रखते हैं, किस बेसिस पे प्लांट में रखा जाता है, किस बेसिस पे एनिमल में रखा जाता है, ये हमने पढ़ लिया. लेकिन अब हम ये पढ़ने वाले हैं हर एक किंगडम के बारे में. हमारी 5 किंगडम होती हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. ये 5 किंगडम्स हमारी होती हैं और इन 5 किंगडम्स के बारे में हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और इन 5 किंगडम में एनिमल किस बेसिस पे रखा गया है वो हम पहले लिविंग वर्ल्ड में देख चुके हैं. एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो पहले नॉन साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता था लिविंग ऑर्गेनिज्म का था, जो कि था आउट ऑफ नीड के बेसिस पे कि किस ऑर्गेनिज्म की कब ज़रूरत है. अब जो हमारा फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट था वो किसने दिया था? एरिस्टोटल. ठीक है, ये बहुत ही अच्छे मतलब रिनोन्ड साइंटिस्ट हैं और इन्होंने जो है पहले साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था. किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था इन्होंने? ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजी का मतलब ही होता है बाहर के कैरेक्टर्स जो हमें दिखता है, दैट इज़ व्हाट वी से अबाउट मॉर्फोलॉजी. तो मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट को, और इन्होंने एनिमल को भी क्लासिफाई किया था. प्लांट को क्लासिफाई किया था इनटू ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स. तो ट्रीज क्या होंगे? जिनकी वुडी स्टेम्स होंगी, वुडी ब्रांचेस होंगी, वो उनको इन्होंने ट्रीज की कैटेगरी में डाल दिया. श्रब्स जो है, जो झाड़ियों जैसे स्ट्रक्चर होंगे, उसको श्रब की कैटेगरी में डाल दिया. हर्ब्स क्या होंगे? जो नॉर्मल सिंपल छोटे छोटे प्लांट होंगे, उनको हर्ब्स की कैटेगरी में डाल दिया. तो इस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कि प्लांट कैसा दिखता है, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था प्लांट का इनटू 3
3 कैटेगरीज, ट्रीज, shrubs एंड herbs. किसने किया था? एरिस्टोटल ने. ओके, देन वी हैव द सेकेंड क्लासिफिकेशन जो इन्होंने एनिमल का किया था इनटू 2 ग्रुप, दोज हु हैड रेड ब्लड एंड दोज हु डिड नॉट. तो उन्होंने एनिमल का क्लासीफाई किया था. एक क्लासीफाई किया था एनिमल का कि जिनके पास रेड ब्लड होता है, और दूसरा जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता है. जिनके पास रेड ब्लड होता है उनको बोला जाता था इनैमा, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं था उनको कहा गया था अनाइमा. ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है पर मैं आपको ये बता रही हूँ. तो एनिमल्स, प्लांट्स को क्लासिफाई किया था इनटू ट्रीज, shrubs एंड herbs. एनिमल को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस कि उनके पास ब्लड रेड कलर का है या नहीं. तो जिनके पास रेड कलर का ब्लड था उनको इनैमा कहा गया था, और जिनके पास रेड कलर का ब्लड नहीं था उनको अनैमा कहा गया था. इन लीनियस time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that included all plants and animals respectively. तो ये तो सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने किया था? मिस्टर एरिस्टोटल ने. अब जो हमारा टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? मिस्टर लीनियस ने. हु वॉज लीनियस? आपने ये लिविंग वर्ल्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है. इन्होंने मतलब इन्हें टू किंगडम से, टू वर्ड से इन्हें इतना प्यार है कि इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, है ना, जो हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था. इनका खुद का नाम कार्ल वॉन लीनियस था, जिन्हें इन्होंने चेंज करके कैरलस लीनियस रख लिया था. राइट. तो ये जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये इन्होंने दिया था, और इन्होंने 2 किंगडम बताई थी, एक किंगडम प्लांटे, एक किंगडम एनिमेलिया. नाम से ही पता चल रहा है किंगडम प्लांटे में इन्होंने सारे प्लांट्स को रख लिया था, और किंगडम एनिमेलिया में इन्होंने सारे के सारे एनिमल्स को रख लिया था. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. अब इस सिस्टम के कुछ डीमेरिट्स थे. डीमेरिट्स मतलब डीमेरिट्स क्या थे? तो डीमेरिट्स ये थे कि इन्होंने प्लांट और एनिमल में, तो प्लांट में सारे प्लांट डाल दिए, एनिमल में सारे एनिमल डाल दिए. पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को साथ में रख दिया था, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर को साथ में रख दिया था, एंड फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को साथ में रख दिया था. तो ये थे हमारे टू किंगडम सिस्टम के डीमेरिट्स. क्या थे? डीमेरिट्स. ठीक है. अब ये इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? तो जो किंगडम प्लांटे थी उसमें उन्होंने बैक्टीरिया को रख दिया. बैक्टीरिया भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, उसको किंगडम प्लांटे में रख दिया. और किंगडम प्लांट में नॉर्मल प्लांट तो है ही, जो भी हमारे हायर प्लांट्स होते हैं, प्लांटे में प्लांट तो हो गई. अब बैक्टीरिया को भी प्लांटे किंगडम में डाल दिया. अब क्या है, जो हमारा बैक्टीरिया है ये एक प्रोकैरियोट है, राइट, और प्लांट जो है वो एक यूकैरियोट है. तो इन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को साथ डाल दिया, विच वॉज रॉन्ग, ये एक डीमेरिट था. फिर यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर को डाल दिया. अब यूनिसेल्यूलर कैसे? यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्यूलर होता है, प्लांट एक मल्टीसेल्यूलर होता है. दोनों को सेम ही कैटेगरी में डाल दिया, तो गलत किया, राइट. फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को डाल दिया. अब जैसे जो प्लांट है, प्लांट तो फोटोसिंथेटिक है. अब हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है फंजाई. फंजाई अपना खाना खुद नहीं बनाता किसी भी कीमत पे, ये हेट्रोट्रॉफिक होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है. अब तुमने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी एक साथ डाल दिया. तो ये सारे थे डीमेरिट्स जिसकी वजह से टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हुआ था. Classification of organism into plant and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organism did not fall into either category. जैसे मैंने बताया बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोट है, ठीक है, यूनिसेल्यूलर है, लेकिन और उसको हम प्लांटे किंगडम में डाल रहे हैं, जहाँ पे हमने हायर प्लांट्स को रखा हुआ है जो मल्टी सेल्यूलर है, फोटोसिंथेटिक है, यूकैरियोटिक है. तो दोनों को हम एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं. तो इसलिए कुछ एनिमल्स ऐसे थे कि ऐसे थे काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म जो दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे थे. हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट. तो ये जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इसे उस टाइम पे एक्सेप्ट किया गया था, काफ़ी टाइम तक इस पर सोचा भी गया था, लेकिन बाद में ये बहुत ही ज़्यादा इनएडिक्वेट लगा कि इसे हम लॉन्ग रन में यूज़ नहीं कर पाएंगे. Besides gross morphological, a need was felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat,
मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एट्सेट्रा। तो हुआ क्या था बेटा कि पहले तो हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे होने की बजाय और कैरेक्टर भी हमें कंसिडर करने चाहिए क्लासिफिकेशन करने के लिए। इसकी नीड जो है वो लोगों को महसूस हुई कि हमें सेल स्ट्रक्चर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अगर हम सेल वॉल का नेचर देखेंगे तो हम उस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक जो एक ही कैटेगरी में फॉल कर रहे थे वो अब अलग अलग कैटेगरी में फॉल करेंगे। हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब उनके एंसेस्टर्स के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है, रिलेशनशिप है, क्या सिमिलैरिटीज़ है, एट्सेट्रा। तो हमें जो है सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ और कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करना था क्लासिफिकेशन के लिए। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस क्लासिफिकेशन करने के तरीके में हुए हैं। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव रिमेन कांस्टेंट अंडर ऑल द डिफरेंट सिस्टम। अब जितने भी सिस्टम आए, जितने भी लोगों ने सिस्टम बताया, प्लांट और एनिमल तो हमेशा होते थे, ठीक है, बस उसके अंदर के जो मेंबर्स होते थे वो अलग अलग होते थे। जैसे कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लांट के अंदर ही फंजाई को रख दिया था। प्लांट किंगडम आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो फंजाई है वो प्लांट किंगडम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल किंगडम तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन इनके अंदर हम किस ऑर्गेनिज्म को रख रहे हैं, किस मेंबर को रख रहे हैं, वो बदला है। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप और ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंज, कि हम इसके अंदर किस ऑर्गेनिज्म को रखें, ये चेंज हुआ है। तो किंगडम का नाम सेम रहा है, पर उसके अंदर किस ऑर्गेनिज्म को रखना है, क्या करना है, वो हमारा चेंज होता है। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव ऑल्सो अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। और ऐसा भी होता है कि ना, देखो बेटा, होता क्या है ना कि कुछ ऑर्गेनिज्म में ना सिमिलैरिटीज़ होती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कुछ साइंटिस्ट जो है वो उसको, जैसे अभी मैं आपको आगे समझाती हूँ इस चीज़ के लिए, आगे हम पढ़ेंगे ना तो समझेंगे। अब हम पहले ये टेबल समझ लेते हैं। टेबल में क्या है, हमारी 5 किंगडम्स हैं। 5 किंगडम्स होती हैं, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। कैसे हमें पता चला, तो R.H. विटेकर ने 1969 में इन्होंने प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड, जो उन्होंने किंगडम डिफाइन करी थी, दैट वाज मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, ये 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हुआ था ना, इसके बाद हमारा 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था, और फिर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था, जो आज की डेट में एक्सेप्टेड है और जो मिस्टर R.H. विटेकर ने दिया था। ये जो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसमें एक नए किंगडम का इंट्रोडक्शन हुआ था, जिस किंगडम का नाम था प्रोटेस्टा, और 4 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक नई किंगडम ऐड की गई थी जिसका नाम था मोनेरा। तो ऑलरेडी प्लांट और एनिमल थे, साथ में प्रोटेस्टा एक किंगडम हो गई, तो 3 किंगडम। फिर उन्होंने क्या किया, प्लांट, एनिमल, प्रोटेस्टा और मोनेरा, तो ये 4 किंगडम हो गई। तो फंजाई जो एक किंगडम थी वो मिस्टर R.H. विटेकर ने ऐड की, और फाइनली हमारा जो किंगडम वाला मैटर था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कितनी हमारी किंगडम्स है, वो कंप्लीट होता है। जो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो हमारा दिया था हैकल ने, मिस्टर हैकल, और जो 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो दिया था कोपलैंड ने, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा है, मतलब अगर कोई नीट स्टूडेंट है या फिर कॉम्पिटेटिव, मतलब इन शॉर्ट कॉम्पिटेटिव है, बाकी NCERT में तो ये सब मेंशन नहीं है, मैंने आपको ये सब एक्स्ट्रा बता दिया है फिर भी, ओके। चलो, तो ये हमारी 5 किंगडम थी। अब मेन क्राइटेरिया क्या था इनको क्लासिफिकेशन का, यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर यूज़ किया तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट अलग अलग हो गए। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करी तो सेल्यूलर लेवल है, मतलब सेल में पाया जाता है, टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ऑर्गन पाया जाता है, या ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं और हम एनिमेलिया के मेंबर हैं। तो उस केस में क्या होता है, तो हमारे जो है ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, लाइक वी हैव द डाइजेस्टिव सिस्टम,
रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो हमारा ऑर्गन सिस्टम है। ऐसे ही प्लांट के पास जाइलम फ्लोएम है जो कि ऑर्गन है जो टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा और मतलब ट्रैकीज वेसल, ये मिलके जाइलम बना है तो टिश्यूज है, और साथ में ऑर्गन मिलके टिश्यूज से मिलके ऑर्गन बन रहा है। तो हाईएस्ट सेल्यूलर जो है उनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हाईएस्ट क्या है, ऑर्गन। हमारे अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसे ही किसी में सेल्यूलर होगी, किसी में टिश्यू लेवल पे होगी हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी में ऑर्गन लेवल पे है, किसी में ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। देन वी हैव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों आ जाएंगे। हेट्रोट्रॉफिक में हमारे सैप्रोफाइट्स होते हैं जो सड़े गले मैटर पे ग्रो करते हैं। पैरासाइट्स होते हैं जो एक जो है होस्ट के ऊपर चिपक जाते हैं और उसका खून पीते रहते हैं, है ना, उससे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है हमारा है। फिर हेट्रोट्रॉफिक में, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, कि पहले खाना खाते हैं फिर खाना पचाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, उसमें भी कीमोसिंथेटिक होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक में सनलाइट को यूज़ करके खाना बनता है, कीमोसिंथेटिक में केमिकल्स को यूज़ करके या कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके खाना बनता है, जो आप आगे पढ़ोगे। देन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल है, सेक्सुअल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इन सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन हुआ था 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। टेबल 2.1 में कंपैरेटिव एनालिसिस दे रखा है, देखो बेटा। अब देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो सेल टाइप, मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आ गए, प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया में सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं हमारे। फिर सेल वॉल कैसी होगी। अब प्रोकैरियोटिक है, पहली बात तो ये कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या होगा ये समझते हैं। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक अगर सेल टाइप है सारे के सारे, मोनेरा में हमने डाल दिए प्रोकैरियोट्स, तो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ही नहीं, राइट। और प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे, ये सारे इसके अंदर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो हमारी प्रेजेंट होगी, राइट। देन वी हैव सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल का मतलब क्या है कि अब जैसे कि हमारा सेल वॉल जो है वो बनी है, पर किस मटेरियल की बनी है। तो सेल वॉल जो होती है, मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो नॉन सेल्यूलोजिक होती है, सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड की बनी होती है। प्रोटिस्टा में जो है सेल वॉल कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है। फंजाई में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, लेकिन वो काइटिन सब्सटेंस की बनी होती हैं। प्लांटे किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और एनिमेलिया में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। देन वी हैव बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो मोनेरा में सेल्यूलर, प्रोटिस्टा में सेल्यूलर, फंजाई में मल्टी सेल्यूलर जो है हमारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। और लूज टिश्यू जैसी और हमें देखने को मिलती है ऑर्गेनाइजेशन, उससे ज़्यादा नहीं। प्लांट में हमें टिश्यू और ऑर्गन दोनों देखने को मिलते हैं, और एनिमल्स में टिश्यू, ऑर्गन और हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम जो है वो एनिमेलिया के मेंबर में देखने को मिलती है। देन वी हैव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो किंगडम मोनेरा के मेंबर शो कर सकते हैं। प्रोटिस्टा के मेंबर जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं, जिसमें वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, पर वो कीमोसिंथेसिस जो है वो नहीं करते हैं। और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक भी करते हैं, ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस नहीं करते। फिर हमारे पास फंजाई है। फंजाई के जो मेंबर्स हैं ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, या तो ये सैप्रोफिटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब सड़े गले मैटर पे ग्रो करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, पैरासिटिक होते हैं, मतलब कि किसी होस्ट पे एसोसिएशन के साथ उससे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। प्लांट जो है वो हमारे ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं, फोटोसिंथेटिक ही होते हैं। और एनिमेलिया के जो मेंबर्स हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक भी हो सकता है और सैप्रोफिटिक भी हो सकता है। ह्यूमंस का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक, ठीक है। The three-domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into two domains. अब होता क्या है, थ्री डोमेन सिस्टम भी आया था। थ्री डोमेन सिस्टम जो है लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक और किंगडम इन थर्ड डोमेन एंड देयर बाय सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, मतलब मे बी ग्रेजुएशन एंड ऑल। तो होता क्या है बेटा कि हमारी 5 किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन था, तो उसमें इन्होंने क्या किया, मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6,
तो ऐसे 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। और इसको जो इन्होंने क्लासीफाई किया, इसको एक डोमेन बोला, इसको एक डोमेन बोला, और इन तीनों को मिला के एक डोमेन का नाम दे दिया था। उस डोमेन का नाम इन्होंने दिया था यूकैरिया। ठीक है, तो ये था 3 डोमेन सिस्टम, जिसे 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसका बस थोड़ा सा ही मेंशन है एनसीईआरटी में, ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए बोला भी नहीं है। ओके, let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. तो basically अब हम 5 kingdom system of classification को पढ़ेंगे, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि क्यों हमें classification में change की requirement थी। ठीक है, अर्लियर क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांटे। तो देखो बेटा, लीनियस ने जो हमारा क्लासिफिकेशन दिया था उसमें उन्होंने 2 किंगडम बताई थी, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, और कहा था कि एक किंगडम होती है हमारी प्लांट्स, और मतलब प्लांट्स के लिए प्लांटे, और एनिमल्स के लिए एनिमेलिया, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, अब क्या था कि प्लांटे किंगडम जो थी उसके अंदर कौन कौन मेंबर्स थे जिनके पास सेल वॉल थी प्रेजेंट, और एनिमल्स के अंदर कौन कौन मेंबर्स थे जिनके पास थी सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, तब हुआ ये कि सिंस प्लांटे के अंदर जो है बैक्टीरिया के पास होती है सेल वॉल, तो बैक्टीरिया जो है उसको भी प्लांट के अंदर डाल दिया था। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ना, ये दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया का। तो ये भी एक तरह का बैक्टीरिया ही है। ठीक है, मतलब ये होता बैक्टीरिया ही है, लेकिन सिंस ये ब्लू कलर का है और इसके पास क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है, सियान पिगमेंट होता है, और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो इस बैक्टीरिया को हम एल्गी भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी, तो इसलिए साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी को भी हमने प्लांट के अंदर डाल दिया। फिर फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है, उसको भी प्लांट में डाल दिया। मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सबको हमने प्लांट्स के अंदर डाल दिया। मॉसेस और फर्न्स जो है ये हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं, जो आप आगे प्लांट किंगडम में पढ़ोगे, सेम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स भी। ठीक है, तो इनको हमने किस में डाल दिया, प्लांट के अंदर। साथ ही साथ क्या किया, द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम, को ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जिसकी वजह से इन सबको हमने एक ही किंगडम के अंदर रखा। ये रहा, दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल, कि इनके सेल के पास ना सेल वॉल थी। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड अदर कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो बेटा, हमने इन्हें प्लांट के अंदर डाला किस बेसिस पे, कि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, राइट। लेकिन क्या सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट, क्या ये एक अच्छा क्राइटेरिया है? द आंसर इज नो, क्योंकि इस क्राइटेरिया को यूज जब इन्होंने किया तो काफ़ी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग थे, हमने उनको तो देखा ही नहीं। तो इसके हमें यहाँ पे डीमेरिट्स बताए हुए हैं। क्या बताए हुए हैं? डीमेरिट्स का मतलब होता है क्या क्या, मतलब गलत चीज़ें या क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे ऑफ द 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो मिस्टर कैरलिस लीनियस ने किया था, इसके अंदर जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. तो जो हमारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया जो हैं ये हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक होते हैं हमारे बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि जो इनका सेल है, देखो बेटा बेसिक तो आपको सेल पता ही है ना, जो सेल होता है, सेल के पास होता है सेल का न्यूक्लियस। ये जो सेल का न्यूक्लियस होता है, ये सेल का न्यूक्लियस अगर मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, इसके पास इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और हमें न्यूक्लियस अच्छे से दिख रहा है, तो उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। मैंने ना उल्टा बोल दिया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनके पास दे डज नॉट हैव, दोबारा लिखती हूँ मैं, ठीक है। हमारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, दे डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो अगर मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल को देखती हूँ और मैं कोशिश करूँ उसका न्यूक्लियस देखने की, तो मुझे वो न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, क्योंकि इनका न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस इज़ नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। मतलब जैसे सेल जो है, सेल के पास सेल मेम्ब्रेन है,
ठीक है, न्यूक्लियस के पास उसकी मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस के पास उसकी मेम्ब्रेन नहीं है, इस वजह से हमने कहा उसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी को भी साइनोबैक्टीरिया का है, ठीक है। तो अगेन ये भी हमारा क्या है, प्रोकैरियोट, ठीक है। इसको हमने यूकैरियोट के साथ रख दिया। यूकैरियोट कौन होते हैं, यूकैरियोट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास होती है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब उनका जो न्यूक्लियस है उसके पास अच्छी खासी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये हमने बनाया सेल, ये बनाया सेल का न्यूक्लियस, तो इसकी ये जो बाउंड्री है न्यूक्लियस की, इसको हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम यूकैरियोट। यूकैरियोट कौन कौन है, हम भी एक यूकैरियोट है, ह्यूमंस भी एक यूकैरियोट है, एनिमल्स भी यूकैरियोट होते हैं, फंजाई भी यूकैरियोट है, प्लांट्स हमारे जैसे कि एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, फर्न्स, मॉसेस, ये सब हमारे यूकैरियोट्स होते हैं। तो बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक तो है यूनिसेल्यूलर, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया एक तो है यूनिसेल्यूलर, दूसरा है प्रोकैरियोटिक, इनके पास अच्छा खासा न्यूक्लियस भी नहीं है, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो ऐसा न्यूक्लियस भी नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने मल्टी सेल्यूलर, बड़े बड़े पेड़ों के साथ रख दिया जो मल्टी सेल्यूलर है, जिनमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और वो यूकैरियोट हैं, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के साथ हमने प्लांट को बैक्टीरिया को रख दिया, विच इज़ नॉट जस्टिफाइड। ये पहला डिसएडवांटेज यानी कि पहला हमारा डीमेरिट था, किस चीज़ का, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, ठीक है। सेकंड हमारा डिसएडवांटेज ये था, एक तो देखो इन्होंने यूकैरियोट को प्रोकैरियोट के साथ रख दिया, ठीक है, और क्या क्या दे रखा है, यूनिसेल्यूलर को देखो ये रहा, इट ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर मतलब जिनके पास एक सेल है और वो ऑर्गेनिज्म है, उनको हमने रख दिया मल्टी सेल्यूलर वंस। मल्टी सेल्यूलर कौन है, जिनके पास एक से ज़्यादा सेल्स हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास जो है ये हमारा यूनिसेल्यूलर है, और स्पाइरोगायरा जो है ये मल्टी सेल्यूलर है, हमने इनको साथ में रख दिया, विच इज़ अगेन नॉट जस्टिफाइड, और इनको हमने एल्गी के अंदर डाल दिया। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफ ग्रुप फंजाई। अब तीसरी कमी, पहली कमी क्या थी, पहला डीमेरिट, पहला डिसएडवांटेज क्या था, प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया। सेकंड क्या था, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेल्यूलर के साथ रख दिया। तीसरा क्या था, हमने हेटेरोट्रॉफिक को ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट के साथ रख दिया। फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, वो किसी और पे डिपेंडेंट होता है फॉर फूड। और प्लांट ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने ऐसे के साथ रख दिया जो अपना खाना खुद ही नहीं बना सकते। दे ऑल्सो शो अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कॉम्पोजिशन। इनके पास सेल वॉल तो थी, पर सेल वॉल जिस चीज़ से बनी थी वो चीज़, वो सब्सटेंस जो है वो अलग अलग थे। द फंजाई हैड काइटिन, काइटिन जो हमारा सब्सटेंस है, काइटिन जो हमारा कंपाउंड है, उस सब्सटेंस से बनी थी फंजाई की सेल वॉल, इन देयर वॉल, वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेल्यूलोजिक सेल वॉल। ग्रीन प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी थी। मतलब कि दोबारा समझाती हूँ, जो फंजाई है हमारा मल्टी सेल्यूलर, ये तो हमें पता ही है, मल्टी सेल्यूलर होता है फंजाई, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। और फंजाई जो है ये हमारा यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक कैसे है, हमें पता है यूकैरियोटिक है, अगर ये मल्टी सेल्यूलर है तो इसके पास अच्छा खासा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। तो मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोटिक है। और एक चीज़ हमें पता चली कि फंजाई हमारा जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, ये किसी ना किसी ऑटोट्रॉफ पे या किसी और ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है फॉर फूड। ये हमें तीसरी बात पता चली। चौथी हमें पता चली कि हमें पता था कि फंजाई के पास होती है सेल वॉल, लेकिन ये सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या होता है, काइटिन एक सब्सटेंस का नाम होता है, और उस सब्सटेंस से, उस कंपाउंड से हमारी क्या बनती है, फंजाई की सेल वॉल बनती है, ठीक है। और जो हमारा प्लांट है,
ठीक है, हमारे जो प्लांट हैं, प्लांट जो है हमें पता है कि प्लांट भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं, कुछ हमें यूनिसेल्यूलर भी देखने को मिलते हैं, पर जनरली प्लांट हमारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं। सिमिलरली फंजाई जो है वो हमारे जनरली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बस एक एक्सेप्शन होता है जिसपे हमारा फंजाई यूनिसेल्यूलर होता है, ये हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ प्लांट जो है हमने देखा प्लांट होते हैं मल्टी सेल्यूलर, और प्लांट हमारे यूकैरियोट होते हैं, इनके पास अच्छा खासा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और तीसरी चीज़, प्लांट हमारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और चौथी चीज़ ये थी कि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी, जो सिमिलैरिटी भी थी प्लांट की फंजाई के साथ। ये सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज नाम के कंपाउंड, सेल्यूलोज नाम के सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है इन केस ऑफ प्लांट। तो तीसरा डिफरेंस हमारा ये भी था कि हमने क्या कहा कि इनका जो सेल वॉल थी, इनके एक तो इन्होंने ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ को साथ रख दिया। चौथा, सेल वॉल कॉम्पोजिशन अलग अलग है। फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी है, प्लांट में सेल्यूलोज की बनी है, तब भी उनको साथ में रख दिया। ठीक है, when such characteristic were considered the fungi were placed in a separate kingdom fungi। और जब उन्होंने देखा कि आप सेल वॉल को बेसिस मान के आपने फंजाई को प्लांट के साथ डाला, पर वो सेल वॉल बनी ही अलग सब्सटेंस की है, तब जाके फंजाई को एक अलग से किंगडम में डाला, फंजाई को प्लांट किंगडम से हटा दिया, तो एक अलग किंगडम फंजाई हमने बनाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं सॉल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम थी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकला। तो सॉल्यूशन ये निकला कि हमने देखा कि सेल वॉल को बेसिस मान के हमने प्लांट और एनिमल को डिवाइड किया। ठीक है, फंजाई को हमने प्लांट के साथ रखा क्योंकि फंजाई के पास सेल वॉल प्रेजेंट थी, लेकिन फंजाई में सेल वॉल बनी होती है काइटिन की और प्लांट में सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। तो इसी वजह से जब हमने ये डिफरेंसेस को समझा तो हमने फंजाई को एक अलग से किंगडम में डाल दिया और उसका नाम बनाया, एक अलग से फंजाई की किंगडम बना दी और उसका नाम रखा हमने किंगडम फंजाई। फिर हमने जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको हमने मोनेरा में डाल दिया। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने मोनेरा में डाल दिया। तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम हो गई सॉल्व कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट अलग अलग हो जाएं। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई क्योंकि हमने सारे प्रोकैरियोट को डाल दिया मोनेरा के अंदर। एंड द यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेल्यूलर एक सेल वाले यूकैरियोट थे उनको हमने डाल दिया किंगडम प्रोटिस्टा में। तो हमारी जो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर की प्रॉब्लम थी ये भी हमारी सॉल्व हो गई क्योंकि हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग अलग किया, मोनेरा में डाल दिए सारे प्रोकैरियोट और प्रोटिस्टा में हमने डाल दिए यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। अब बचे कौन, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट। तो हमने एक किंगडम बना दी फंजाई, प्लांट में हमारे कौन आ गए, प्लांट में हमारे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट आ गए, एनिमल में भी हमारे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट आ गए, और जो बाकी अलग अलग डिफरेंस थे उनके बेसिस पे हमने इन किंगडम्स के अंदर ऑर्गेनिज्म डालने शुरू किए। तो किंगडम प्रोटिस्टा हैड ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास कॉलेरा। क्लेमाइडोमोनास और कॉलेरा जो है इन्हें पहले एल्गी के अंदर डाला था प्लांट किंगडम में क्योंकि इनके पास सेल वॉल थी। अब ये किसके अंदर आ गए हैं, अब ये प्रोटिस्टा के अंदर आ गए हैं क्योंकि ये यूकैरियोटिक है और ये यूनिसेल्यूलर है। ठीक है, ये रहा बोथ हैविंग सेल वॉल विथ पैरामीशियम एंड अमीबा। पैरामीशियम और अमीबा जो है इनको पहले एनिमल किंगडम में डाला था क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं थी। अब इनको हमने अलग ही किंगडम में पुट कर दिया है, ये भी प्रोटिस्टा में ही है। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन पर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। तो कहीं ना कहीं किंगडम प्रोटिस्टा जो है ना, इसके आने से हमारे कई चीज़ें बदल गई। जो पहले प्लांट में थे वो प्रोटिस्टा में आ गए, कई जो पहले एनिमल में थे वो भी प्रोटिस्टा में आ गए। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बदल दिया। पहले हम सिर्फ सेल वॉल देख रहे थे, अब हम ये भी देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है।
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेल्युलर है। ये सारी चीज़ों को हम कंसिडर कर रहे हैं। हमने अपना क्राइटेरिया बदला क्लासिफिकेशन का, इसीलिए हमें चेंजेस भी देखने को मिले। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू। ये चेंज हो सकता है फ्यूचर में भी हो जाए, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हो सकता है आने वाले टाइम पे ये फिर से चेंज हो जाए, और जो पैरामीशियम अमीबा, जो क्लेमाइडोमोनास कॉलेरा हमने जो है किंगडम प्रोटिस्टा में डाला है, वो शायद किसी और किंगडम में चला जाए, अगर हम और अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक को समझ पाए, एवोल्यूशन हो जाए या उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझ पाए, तो क्या पता हमारा क्राइटेरिया बदल जाए, तो किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म हमने प्लेस किए हैं उनकी पोजीशन भी बदल जाए। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमने ओवर द टाइम बहुत कोशिश करी है कि हमारे पास इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इनको हम क्लासीफाई कर पाए, विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल। फिर हमने देखो प्लांट, एनिमल, इतने सारे किंगडम क्लासिफिकेशन समझे, और हमें ये समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ मतलब जब हमें क्लासिफिकेशन करना है तो हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स, मॉर्फोलॉजी को हम समझ सकते हैं एक्सटर्नल फीचर्स, तो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को समझ के हम नहीं क्लासीफाई कर सकते किसी ऑर्गेनिजम्स को। एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ हमें उनकी फिजियोलॉजिकल मतलब कि उनके इंटरनल फीचर कैसे हैं, उनकी अनाटमी कैसी है, उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म है वो किस तरीके का है, सेल किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें भी हमें समझने की ज़रूरत है। एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी बट इज़ ऑल्सो फाइलोजेनेटिक, और साथ ही साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आपके एंसेस्टर्स के साथ आपका कैसा रिलेशन रहा है बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हम बेसिकली जब एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं क्या, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म ए है, इसके एंसेस्टर थे बी और बी, ठीक है, ये ए ऑर्गेनिज्म है, इसका एंसेस्टर जो है वो बी था, तो बी और ए में कितनी सिमिलैरिटी है। अब ये सी कोई नया है, कुछ अलग है, हम देखेंगे बी और सी में कितनी सिमिलैरिटी है। तो कॉमन सी बात है, जो ए है उसका एंसेस्टर कौन है, बी, तो ए और बी में ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, बी और सी में कम सिमिलैरिटी होगी, या बिल्कुल ना के बराबर सिमिलैरिटी होगी। तो यही होते हैं हमारे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा। हम किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई पढ़ेंगे, जो मिस्टर आर.एच. विटेकर जी ने हमें दिए थे अंडर द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया है, इसे हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम कहते हैं, जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में वी विल बी डीलिंग। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ और समझा देती हूँ। बेसिकली आर.एच. विटेकर जो थे, इन्होंने क्लासिफिकेशन के क्या क्या क्राइटेरिया लिए थे। तो पहला, इन्होंने सेल देखा कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है। फिर उन्होंने क्या देखा, यूनिसेल्युलर है या फिर मल्टी सेल्युलर है। फिर उन्होंने ये भी देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटरोट्रॉफिक है। बहुत सिंपल में समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और उन्होंने क्या चीज़ कंसिडर करी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब एंसेस्टर्स के साथ उनका कैसा रिलेशन है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझा, ठीक है। और पांचवी चीज़ जो थी वो हम कह सकते हैं कि उनकी मॉर्फोलॉजी और उनकी अनाटमी, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी किया। इस बेसिस पे उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रेजेंट किया। इन द नेक्स्ट पार्ट हम हमारा मोनेरा को स्टार्ट करने वाले हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन द नेक्स्ट पार्ट हम किंगडम मोनेरा को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मुझे इसमें एक चीज़ और बतानी थी, नहीं, ठीक है, वी हैव कवर्ड मोर। हाँ, ये टेबल डिस्कस करना था, ये ना, मैं वही तो कुछ तो था। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें हमने सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, इसमें हम डिफरेंसेस देखेंगे। तो सेल टाइप मैंने आपको बताया, मोनेरा में हमने सारे प्रोकैरियोटिक डाल दिए, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, इन सब में हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर सेल वॉल मोनेरा के पास सेल वॉल होती है, तो प्रोकैरियोटिक के पास सेल वॉल प्रेजेंट है। किस चीज़ से बनी है सेल वॉल,
नॉन सेल्यूलोजिक है, सेल्यूलोज की नहीं बनी है, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पर सिर्फ कुछ में प्रेजेंट होती है, एब्सेंट भी हो सकती है सेल वॉल इन द प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांट में प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। एनिमल में सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब देखो, अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी। अगर यूकैरियोटिक है हमारा प्लांट, तो उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो मतलब हाईएस्ट आपको क्या ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रही है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली अगर प्लांट प्रोकैरियोटिक है, मतलब प्लांट नहीं, ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है, तो सेल्यूलर, प्रोटिस्ट में भी सेल्यूलर। फंजाई में मल्टी सेल्यूलर या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी लूज टिश्यू आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकते हैं। प्लांट में आपको टिश्यू और ऑर्गन, ऑर्गन इज द मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो हमें देखने को मिल सकती है, और एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम इज द मैक्सिमम, ठीक है, जो हमें देखने को मिलता है। जैसे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, प्लांट के पास ऐसे कोई सिस्टम नहीं होते, उनके पास ऑर्गन्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है मोनेरा के पास, हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेसिस भी हो सकता है, फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है। ये सब क्या होता है, विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। प्रोटिस्ट जो है ये हमारे ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफी होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते। प्लांट ऑटोट्रॉफी होंगे, एनिमल हेट्रोट्रॉफी होंगे, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड। With this, we have completed the first part of the chapter, that is the basis of classification. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you so much and bye.